और चलिए शुरुआत हम नए साल से ही करेंगे। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में नए साल 2019 की आमद हो चुकी है। जी हां, ऑकलैंड में नए साल की आमद के साथ ही यहां लोग जश्न में डूब गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल यानी 2019 का जश्न मनाया जा रहा है और किस तरह से नए साल की आमद का इस्तकबाल लोगों ने पुरजोश तरीके से किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको एम्बियंस भी हम सुनवाएंगे किस तरह से लोगों में जोशो खरोश है नए साल को लेकर। तो सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू पर आप देख रहे हैं। न्यूजीलैंड में नए साल 2019 की आमद हो चुकी है। पुरजोर तरीके से, पुरजोश तरीके से यहां पर आवाम ने नए साल 2019 का इस्तकबाल किया है। ऑकलैंड में नए साल की आमद के साथ ही यहां लोग जश्न में डूब गए हैं, पटाखे फोड़े गए। इसके अलावा पूरे शहर में, ऑकलैंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरे शहर में शहर रोशनियों में डूबा हुआ था। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पहली तस्वीर न्यूजीलैंड की है जहां पर नए साल 2019 की आमद हो चुकी है और नए साल 2019 का इस्तकबाल बड़े पुरजोश तरीके से किया गया है। लोगों में एक जोशो खरोश भी आप देख पा रहे हैं। ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीरें हैं जहां पर शाहराहों से लेकर इमारतों तक में फायरवर्क्स का इंतजाम किया गया था और इसके अलावा जो इमारतें या सड़कों और गलियों पर रोशनी का इंतजाम किया गया था और पूरे जोशो खरोश के साथ नए साल यानी 2019 का इस्तकबाल किया गया है। आपको बताते चलें कि दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ही नए साल की शुरुआत होती है और सबसे पहले अब से कुछ देर पहले ही न्यूजीलैंड में नए साल 2019 की आमद हो चुकी है और यहां पर लोग जश्न में डूबे हुए हैं। पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी खुशी के साथ लोगों ने नए साल का इस्तकबाल किया है। जैसे ही रात के 12 बजे लोग जश्न में डूब गए और जो तारीखी इमारत है ऑकलैंड की, वहां से बड़ी तादाद में लोग जमा थे और वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोग इस जश्न में शामिल हुए। किस तरह से साल 2019 की आमद और उसका पुरजोर तरीके से इस्तकबाल और पुरजोर तरीके से लोगों ने इसका इस्तकबाल भी किया है और इसके अलावा एक त्योहार की तरह से इसे सेलिब्रेट भी लोग कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड में नए साल 2019 की आमद हो चुकी है। लोगों ने साल 2018 को अलविदा कहा और 2019 का पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया है। लोगों में काफ़ी जोशो खरोश था, लोगों में खुशी थी और इसी खुशी के बीच साल 2019 का इस्तकबाल पुरजोर तरीके से ऑकलैंड के लोगों ने किया है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले नए साल की आमद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होती है। जैसे ही रात के 12 बजे लोग जश्न में डूब गए। और अब एक तस्वीर और आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नए साल की आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया है। सिडनी में नए साल की आमद के साथ ही आसमान रंग बिरंगा नजर आने लगा। रंग बिरंगी आतिशबाजी ने नए साल की आमद को यादगार बना दिया। लोगों में काफी ज्यादा खुशी थी। ऑकलैंड की तरह से ही ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी लोगों में नए साल 2019 को लेकर काफी जोशो खरोश देखने को मिला और यहां पर भी एक बड़ी तादाद में आतिशबाजी की गई। शाहराहों और इमारतों पर रोशनी का इंतजाम किया गया था। रंग बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी के बीच लोगों ने साल 2019 का पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में नए साल की आमद के साथ ही आसमान रंग बिरंगा नजर आने लगा। रंग बिरंगी आतिशबाजी ने नए साल की आमद को यादगार बना दिया है।
तो दो तस्वीरें आपको हमने दिखाई। पहली तस्वीर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, जहां पर दुनिया में सबसे पहले नया साल मनाया जाता है और जहां पर सबसे पहले यूं कहें कि नया साल शुरू होता है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सिटी से। और इसके अलावा एक और तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी की है, जहां पर नए साल का आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी के साथ इस्तकबाल किया गया। सिडनी में नए साल की आमद के साथ ही आसमान रंग बिरंगा नजर आने लगा। रंग बिरंगी आतिशबाजी ने नए साल की आमद को यादगार बना दिया और लोगों में काफी ज्यादा जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले और शाहराहों पर लोगों ने नए साल का पुरजोर तरीके से इस्तकबाल किया। हमने आपको दिखाई जहां पर नए साल की आमद हो चुकी है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, लोगों में काफी ज्यादा जोश व खरोश है, लोग इंतजार में हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नया साल शुरू हो चुका है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भी नया साल का जश्न मनाया गया। जी, और अब से कुछ ही देर में यानी कुछ घंटों और कुछ मिनटों के बाद एक तरह से हिंदुस्तान के अवाम भी नए साल का इस्तकबाल करेंगे और काफी शिद्दत के साथ लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो घड़ी कब आएगी जब 2019 यानी साल नौ का इस्तकबाल किया जाएगा और साल 2018 को एक तरह से विदा किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अपोजिशन के सख्त रद्देअमल और शोर हंगामे के दरमियान आज राज्यसभा में तलाक सलासा बिल पेश नहीं किया जा सका। 2 जनवरी को बिल अब पेश किया जा सकता है। तलाक सलासा बिल राज्यसभा में पास कराना मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लोकसभा जहां बीजेपी की अक्सरियत है वहां यह बिल मंजूर हो चुका है। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस चाहती है कि मंजूरी से पहले इस बिल को पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में गौर करने के लिए भेजा जाए। एक नशिस्त में 3 तलाक पर रोक लगाने के मकसद से लाए गए तलाक सलासा बिल जुमेरात को लोकसभा में मंजूर हो गया था। इस बिल को लेकर ऐवान में तवील बहस हुई। बिल में जरूरी तरामीम को लेकर कांग्रेस, AIADMK समेत कई जमातों ने ऐवान से वॉकआउट किया था। तो 3 तलाक बिल पर कांग्रेस की जानिब से गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बिल जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ सकता है, चाहे नेगेटिव पड़े या पॉजिटिव पड़े, उस बिल को हम बगैर किसी स्टैंडिंग कमेटी के बहस किए बगैर, किसी सिलेक्ट कमेटी में चर्चा किए बगैर, सिर्फ सरकार चाहती है तो इसलिए हम पास करें। मुझे अफसोस है कि पहले इस मोशन को जो हमारे सभी साथियों ने, हमारे साथियों में से कोई भी उठाए, डेरिक उठाए, मैं उठाऊं, कोई भी उठाए, हमारे समाजवादी पार्टी उठाए, कोई भी पार्टी उठाए, हम यूनानिमस है उसमें कि ये मोशन पे पहले चर्चा होनी चाहिए, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए। उसके बाद जब सिलेक्ट कमेटी में चर्चा करके वापस आएगा तो उस वक्त बहुमत के आधार पर यह बिल पास हो जाएगा, लेकिन सिलेक्ट कमेटी के बगैर इस पे चर्चा हो नहीं सकती है। इसलिए मोशन यूं होना चाहिए। सरकार की ओर से इस बिल पर हम पूरी चर्चा करने तैयार हैं। ये मामला इंसानियत का है, मानवीयता का है।
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद कल तक 3 तलाक हो रहा है। कल ये सब हम आपको दिखाएंगे। नहीं, मेरा खाली कहना ये कि अगर इनका कोई सुझाव है तो हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन ये बिल को लटकाए नहीं, बहस को तैयार है। जो इनके सुझाव होंगे हम तैयार हैं। उधर तलाक सलासा बिल पर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। के ऊपर या तो जेपीसी को जेएसटी को कर दीजिए, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को, या नहीं है तो इसको विड्रॉ कर ले। ये तो वहां पर चलेगा और वो भी डिमांड करेंगे। अभी जहां तक अब बहुत से अपोजिशन लीडरों से हमने बात किया है, मोस्ट ऑफ द अपोजिशन लीडर ये चाहते हैं सिर्फ इसके मकसद से और मंशा से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके पास चर्चा के लिए न तर्क है और न तथ्य है, और जब तर्कों और तथ्यों की कंगाली होती है तो व्यक्ति मवाली बन जाता है। तो इस तरह का जो चर्चा न करके और चुहलबाजी हो रही है, वो निश्चित तौर से इसी बात का प्रमाण है, इसी बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ और साथी, गुमराह साथी, इस इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक बिल को, इतने महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार से जुड़े हुए बिल को, मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा से जुड़े हुए बिल को अटका करके एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। ये इसी तरह का पाप लगभग 3 दशकों पहले 1986 में कांग्रेस पार्टी ने किया था, और उन लम्हों की खता का कांग्रेस पार्टी और उन महिलाओं ने दशकों सजा झेली है। तो इन लम्हों की खता की दशकों सजा झेली है, और अब दोबारा हम नहीं चाहेंगे कि वो हो, और इसलिए हमारी कोशिश है कि ये बिल पास हो। जहां तक सेलेक्ट कमेटी का सवाल है, आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, आपको अमेंडमेंट लाना है, आप पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर अमेंडमेंट लाइए। ये क्या होता है कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, आप सेलेक्ट कमेटी में डाल दो, यानी लटका दो। सर, अब ऑप्शन पार्टी मवाली हो गई है। देखो क्या है, जब तर्कों की कंगाली होती है तो व्यक्ति मवाली हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो आज कांग्रेस की स्थिति इससे अच्छी तो दिखती नहीं मुझे। सर, सरकार के पास अब ऑप्शन क्या है अगर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहता है तो? नहीं, हमारी कोशिश होगी कि हम इसी सत्र में, इसी सेशन में ट्रिपल तलाक बिल को पास कराएं, और उसके लिए हम सभी से बात करने को भी तैयार हैं, डिबेट के लिए भी तैयार हैं, डिस्कशन के लिए भी तैयार हैं। आपके पास कोई तर्क हो, आपकी झोली में कोई बहुत बड़ा पिटारा हो तो पिटारा खोलिए और चर्चा करिए। चर्चा आप करेंगे नहीं, कहेंगे जी सेलेक्ट कमेटी को भेज दो। तो मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी मीडिया से बात कर रहे थे 3 तलाक बिल को लेकर। आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद लोनी के रुकन असेंबली नंदकिशोर गुज्जर का मुतनाज़ा ऑडियो सामने आया है। नंदकिशोर ने फोन पर बात करते हुए 10,000 मुसलमानों को गाजियाबाद के लोनी से भगाने की बात कही है। वायरल ऑडियो में नंदकिशोर ने कहा कि इंतजामिया कुछ करे ना करे, हमें कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने अब तक मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी तखरीबी कार्रवाइयां अमल में लाई हैं। हालांकि बाद में सफाई देते हुए नंदकिशोर ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को मुल्क से बाहर भगाने की बात की थी। लोनी के मुसलमानों के लिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कारण क्या ना, विचारों की लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। नहीं, विचार तो हमारा आपका एक ही है। कम से कम हम जो है हिंदू विरोधी काम नहीं कर सकते, ये जिंदगी में तो कभी कह नहीं सकते आप। लेकिन जब झगड़ा होता है, कोई किसी के लिए कुछ बोलता है, हम तो चुप रहते हैं, ऐसे शांति से बैठे रहते हैं। वो भाई छोटा भाई है, जो कह रहा कहने दो। लेकिन कल का अच्छा लगा, आपने प्रैक्टिकल काम किया है कल। सर एक बात बताइए, जिस चीज को लेकर चले थे, जिस मामले को लेकर चले थे, और वो ही मामला नहीं बन पा रहा है। सर हम रोड पर ढो रहे हैं, चलो प्रशासन तो अपने जैसा काम करेगा, लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ कर्तव्य है ना। करण सिंह जी, आपको दोस्ती जरा पता है, मैं रात भर घूमता हूँ, और ये फोन पे करने की बात नहीं है। मैं 10,000 मुसलमानों का प्लान करा चुका हूँ लोनी से। नहीं होना चाहिए हमारा 20 कॉलोनी तहस कर दी है मैंने, ये आप नहीं देख रहे हो। और ये जो यहाँ ट्रक के ट्रक गाय कटती थी, आज यहाँ इतना तो भय है कम से कम भाई, इतनी ज्यादा संख्या में सुअर है, इन पर लगाम लगाने के लिए एक सिस्टम से चलेगा ना। आप लोग नीचे काम करते रहे, हम संभालते रहे। इतना तो पहले इतना खौफ रहता था। एक बार बताओ, पहले इतना खौफ इन सलामियां ले जाते नहीं थे, लोग छुपा छिप के ले जाते, इस तरह खून टपकता हुआ जाता है। नहीं वो है, लेकिन इंस्पेक्टर लोनी ने जो है ना पिछले 10 दिन से बहुत तगड़ा काम किया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अकेले इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे?
नहीं, इंस्पेक्शन नहीं करेगा, हम बैठ करके इसमें रणनीति बनाते हैं। दूसरा, आपको ये खुशी होनी चाहिए, ये जो हड्डी मील वाला है, इसके लिए मुझे कहाँ लड़ना पड़ा। मांस की दुकानों के आपको ये मालूम नहीं है, 12 लाइसेंस दिए इसने मनोज धामा ने, और उसकी मांस की दुकान के आपने शायद अखबार और उनके इंटरव्यू नहीं पढ़े, फेसबुक पे नहीं। एक लाइसेंस की फोटोकॉपी भिजवा दो अगर इसने एक भी लाइसेंस दिया हो। अरे महाराज जी, आपको तो इनका तो स्टेटमेंट है खुलेआम, मैं ये तो कह रहा हूँ, आपको सच्चाई का पता नहीं होता है। उनके खिलाफ कोर्ट गया, मैंने आरटीआई डाली, अभी आरटीआई का जवाब आया मेरा दोबारा, उसमें तो नगर पालिका की तरफ से बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोई इस तरह का लाइसेंस। अरे सर, उसको अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको कैसे कैसे मैं कोर्ट में गया हूँ, कहाँ लड़ रहा हूँ मैं, अकेला आदमी, विपक्ष भी मैं ही हूँ, सत्ता भी मैं ही हूँ, अपनों से भी लड़ना पड़ रहा है, दुष्टों से भी लड़ना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कोई ऑडियो मेरी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन एक पहले हमने बयान दिया था, और वो तो हमने ही नहीं दिया था, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। हमने बांग्लादेशियों को, मैंने कहा था कि मेरे यहाँ लगभग 40,000 से ज्यादा बांग्लादेशी है, कुछ रोहिंग्या भी मेरे यहाँ पकड़े गए थे। तो उसके बाद मैंने प्रशासन को कहा था कि यहाँ एक सर्च अभियान चलना चाहिए, और जो लोग यहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, रोहिंग्या है या पाकिस्तान के लोग हैं और किसी भी देश के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को, उनमें ज्यादातर मुस्लिम है जो भी पकड़े गए हैं या जो अभी तक अभियान में यहाँ हुआ है, तो प्रशासन ने अभियान चलाया था। तो मुझे जो बताया गया कि लगभग 10,000 के लगभग लोग यहाँ से जो बांग्लादेशी थे या रोहिंग्या थे या दूसरे लोग थे वो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ काफी लोग बचे हुए हैं, उनको भी यहाँ से भगाने की जरूरत है। उसके लिए मैंने फिर कहा है प्रशासन को। बाकी मेरा ऐसा कोई वीडियो नहीं है, जो यहाँ के भारतीय नागरिक हैं उनके बारे में हमारा कोई वीडियो नहीं है किसी को भगाने का। पहले हमने कहा था बहुत पहले, अब वो पता नहीं, इसको तो जब ये एनआरसी का मुद्दा चला था तब का वो बयान होगा, तो उस बयान के आधार पे वो किसी ने क्या हमारी आवाज को चेंज किया है, क्या किया है वो जानते हैं। लेकिन हमारा फिर कहना है कि जो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, जो यहाँ अब देख रहे हैं आप, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एनआईए ने पकड़ा है, कितने आतंकवादी पकड़े गए हैं। दौनी में पहले आतंकवादी पकड़े गए थे, तो ये रोहिंग्या पकड़े गए हैं, बांग्लादेशी इतनी बड़ी, अभी भी बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो उसके लिए तो हमने कहा है, अब प्रशासन का और लोगों का, जो वहाँ की जो हमारी टीम है पहले ही एलआईयू वगैरह की, उनका ये कहना है कि इतने लोग यहाँ से जिस तरह पकड़े गए, पिछले दिनों जेल गए, गिरफ्तार हुए, या अभियान चला, तो यहाँ से भाग करके तो दिल्ली में गए होंगे या कहीं और गए होंगे, हिंदुस्तान से तो गए नहीं है। लेकिन लौनी में अब भी बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ, हजारों लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनको तुरंत बाहर करने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के साबिक लीडर सज्जन कुमार ने अदालत में खुद सुपुर्दगी कर दी। सज्जन कुमार 1984 में हुए सिख मुखालिफ फसादात मामले के मुल्जिम हैं। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ मुतासरीन और सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की थी। वाज़ेह है कि 1984 में वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी का उनके सिख बॉडीगार्ड के जरिए कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद सिखों के खिलाफ फसादात हुए और इस फसादात में तकरीबन 3,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज की रात नए साल की आमद के जश्न के पेश नजर खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मुसाफिरों को रात 9 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता मुसाफिर स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। कनॉट पैलेस पर नए साल की आमद का जश्न मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है, जिस वजह से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने यह ऐलानिया जारी किया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच तसादुम हुआ। बताया जा रहा है कि मेरठ का रहने वाला बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर जा रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश जख्मी हुआ है, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। चेकिंग कर रहा था और चेकिंग के दौरान उसको रोकने का प्रयास किया गया। चूंकि आपराधिक किस्म का था तो उसने न रुक के फायरिंग कर दी। सर, अभी आपराधिक इतिहास कुछ पता लगा इसका? नहीं, हम आपराधिक इतिहास को खंगालने का प्रयास कर रहे हैं और जैसे पूरी जानकारी मिलेगी उसको शेयर की जाएगी। उसको वज़ीर आला कमलनाथ के छिंदवाड़ा का आज दूसरा दिन है। कमलनाथ छिंदवाड़ा के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज वज़ीर आला कमलनाथ ने अफसरों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अफसरों को हुक्म दिया कि महकमे को मजबूत रखें। कमलनाथ ने कहा कि जरूरी है कि पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत करें। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना जरूरी है। साथ ही जिला अफसरों को हुक्म दिया कि किसानों की खराब फसलों का जायजा लें।
मध्य प्रदेश में वजीर तुलसीदास ने अपनी वजारत की जिम्मेदारी ले ली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में हेल्थ की सहूलियात में बेहतरी लाई जाएगी, साथ ही रियासत से भुखमरी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सिलावट ने मंशूर में किए वादों को पूरा करने का भरोसा दिया। तो उन जिलों को प्राथमिकता के आधार पर कि हम किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया करा पाए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। कुपोषण का मुद्दा सरकार उठाती रही है, कांग्रेस उठाती रही है हमेशा से, तो वो चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कमलनाथ के वजारत में शामिल वजीरों को बंगलों के अलॉटमेंट के बाद इन बंगलों को नए तरीके से सजाया जा रहा है और रंगरोगन का काम जारी है। खास बात यह कि बंगलों के रंगरोगन में वजीरों की पसंद का भी ख्याल रखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जब बंगले में रंगरोगन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो वजीर इन बंगलों में शिफ्ट होंगे। हमारे नुमाइंदे श्रीवास्तव ने बंगलों का जायजा लिया। कमलनाथ मंत्रिमंडल के मंत्रियों को बंगलों के आवंटन के बाद अब उनके रिनोवेशन का काम भी शुरू हो गया है। हम इस वक्त 74 बंगले में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बंगले हैं उनको नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। उनकी साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन का भी जो काम है वो नए सिरे से किया जाएगा। और ये जो बंगला है 74 बंगले का, वो सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह को आवंटित किया गया है। इससे पहले इस बंगले में कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन रहते थे और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रिनोवेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। नए तरीके से, नए सिरे से जो रंगाई पुताई का काम है वो इन बंगलों में किया जाएगा। और केवल एक ही नहीं, इस तरीके के और भी जो बंगले हैं जहां नए मंत्रियों को अब शिफ्ट होना है, उनमें अब रिनोवेशन का काम चल रहा है। कहीं ना कहीं इस रिनोवेशन में मंत्रियों की जो पसंद है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है और कोशिश यही है कि जब वो इस बंगले में आए, नए बंगलों में शिफ्ट हों, तो फिर उन्हें यहाँ पर नया सा फील हो। कैमरामैन अफजल के साथ सरफ श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छोटे कारोबारी पर अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लाइसेंस की मार पड़ने वाली है। शहर में सड़क किनारे चीजें फरोख्त करने वाले लोगों को 3 साल का ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर के 3 से ज्यादा लोगों के ट्रेड लाइसेंस बनाएगी। लाइसेंस नहीं बनाने वालों का सामान जब्त कर लिया जाएगा। मजदूर तंजीमों ने कॉर्पोरेशन के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया है और एहतजाज की धमकी दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश के कई अजला में सर्दी की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं और ऐसे में किसानों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। पिछले कई दिनों से मौसम की बेरुखी की मार से आम आदमी ही नहीं, किसान भी परेशान है। मंदसौर में पिछले 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। पाला गिरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ठंड गिरी, उससे हमारा राइडा जल गया। मटर बो रखे थे, मटर भी जल गए। और आघाती फसल गेहूं थी, गेहूं पे भी नुकसान हुआ। और अफीम तो यहाँ था ही नहीं, फिर भी अफीम आसपास गांव वालों को अफीम का भी नुकसान हुआ। अधिकतर राइडा का नुकसान ज़्यादा हुआ, गेहूं का भी हुआ और मटर जल गया। मैं ये कहूँगा कि सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि वो मैदान में जाएं, किसानों के बीच में खेतों की स्थिति देखें और जो पाले से नुकसान हुआ है उस नुकसानी का आकलन करें ताकि समय पर किसानों को राहत पहुंचाई जा सके।